वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज है 28 सितंबर। देखिए 28 सितंबर कौन से हमारी वीर शहीद क्रांतिकारी, इतने बड़े क्रांतिकारी जिसका नाम पूरे विश्व को याद है ना। लेकिन आज की कुछ सरकार है, आज की और से पहले की कुछ गवर्नमेंट है जो कि हमारे वीर शहीद भगत सिंह को भूल चुकी हैं। आज इतने बड़े वीर शहीद भगत सिंह की जयंती है, सबको बच्चों को मालूम होना चाहिए। आज है 28 सितंबर। शहीद भगत सिंह का जन्म आज के ही दिन हुआ था। बेटा कहां पर हुआ था, वो ईयर कौन सा था, माता कौन थी, पिता कौन थे, कहां पर जन्म हुआ था, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या वो गांधी जी के विचारों से क्या संबंधित थे, क्या उनके विचार मेल खाते थे या वो अलग ही थे, क्या वो असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, क्या वो चोरा चोरी कांड की घटना से सहमत थे, या फिर वो जो अपना राम प्रसाद बिस्मिल की जो घटना हुई थी है ना, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, क्या वो उसमें शामिल थे, क्या सैंडर्स को मारा था तो कैसे कैसे भगत सिंह को कौन से केस में उनको सजा दी गई थी और उनको फांसी सुनाने वाले कौन थे, फांसी की सजा सुनाने वाले कौन से न्यायाधीश थे, है ना। गांधी जी पर क्यों उंगलियां उठती हैं भगत सिंह की फांसी को लेकर, क्या यह सच है कि भगत सिंह को गांधी चाहते तो बचा सकते थे। इन सभी क्वेश्चंस का आज हम आंसर इसमें ढूंढेंगे, ठीक है। तो आज की बहुत ही लाजवाब क्लास है बेटा शहीद भगत सिंह के जीवन के ऊपर। तो सबको मालूम है कि शहीद भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन थोड़ी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। लेकिन वो 23 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर गए जो आजकल जो बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो देशभक्त अपने आप को बोलते हैं, वो कारनामा वो अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं कर पाते। वो 70-80 साल के तब भी वो उनके अंश मात्र भी वो काम नहीं कर पाते देश के लिए, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करेंगे आज शहीद भगत सिंह के ऊपर, सारी चीजें देखते हैं बेटा कब कब क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटी हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले में बंगा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। और देखो आज का ही दिन 28 सितंबर 1907 में, है ना। पंजाब की जगह थी, लायलपुर जिला था और बंगा गांव था। ओके इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और मां का नाम था विद्यावती कौर। मां का क्या नाम था, विद्यावती कौर। पूरा का पूरा परिवार क्रांतिकारी विचारों का था। देखिए जब इनका जन्म होता है तो इनका पिता और उनके चाचा जो अजीत सिंह, इनके पिता चाचा का नाम था अजीत सिंह, तो इनके पिता और चाचा दोनों ही जेल में थे। उस समय दोनों ही जेल में थे। पूरा का पूरा परिवार क्रांतिकारी विचारों का था, है ना। इसीलिए भगत सिंह शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के अंदर आ गए थे। उनके जीवन का लक्ष्य, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि भारत के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। बहुत हो गया ये सब चीजें, क्योंकि वो चीजें देखते हुए बड़े हुए हैं। अब उनके परिवार में वो विचार विमर्श चलता था, है ना। तो इसलिए उनके जो मन है, उनके विचार हैं, वो भी अपने पिता अपने चाचा के जैसे ही चले और वो उनसे काफी आगे निकल गए, ठीक है। देखिए आगे, अमृतसर की जलियांवाला कांड की घटना 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला जो कांड है, ये जलियांवाला हत्याकांड की घटना अमृतसर में हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। और ये घटना इतनी बड़ी थी कि भगत सिंह अंदर से हिल गए थे इस घटना को देखते हुए, है ना। भगत सिंह के जीवन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था इस घटना का, ठीक है। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की थी बेटा, और पढ़ाई छोड़कर उन्होंने क्या किया था, नेशनल कॉलेज की, देखो लाहौर में नेशनल कॉलेज था तो वहां से पढ़ाई की थी और बाद में पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, है ना। कौन सी, नौजवान, देखिए यहां पर साफ तौर पे लिखा है, अंडरलाइन मैंने नहीं किया, अब कर देता हूं अंडरलाइन को। देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना, ये नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, ये की थी भगत सिंह ने। ओके भगत सिंह गांधी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे। कब हुआ था ये, 1920 में, 1920 में। हालांकि आप बोलोगे 1907 में तो जन्म हुआ, 1920 में कैसे जुड़े थे।
देखिए जुड़ना ऐसे नहीं होता, जाके उसमें काम कीजिए आप आगे पीछे। वो बच्चे थे लेकिन वो बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से नजर रखते थे और वो बड़े खुश थे गांधी जी के इन कदमों से कि गांधी जी इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आगे चोरा चोरी कांड की घटना हुई 1922 में, तो गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और गांधी ने जब ऐसा कदम उठाया तो भगत सिंह को बड़ा बुरा लगा और लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अहिंसात्मक तरीके से हम देश को आजादी नहीं दिला सकते। और इसी वापस लेने की वजह से कुछ किसान भी गांधी जी से नाराज हो चुके थे। तभी ये चोरा चोरी कांड की घटना घटी थी बेटा 1922 में। इसमें असहयोग आंदोलन जो क्रांतिकारी थे, जो धरने पर बैठे थे उधर, उन्होंने काकोरी जो चोरा चोरी जो जगह है वहां पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां पर 22 पुलिस वालों की जलकर मृत्यु हो गई थी, जिसमें 21 सिपाही थे और एक उसमें थानेदार था। टोटल 22 थे जिनकी मौत वहां पर हो गई थी। इससे ही दुखी होकर गांधी जी ने वापस अपना आंदोलन ले लिया कि आंदोलन दूसरी दिशा में जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना आंदोलन वापस खींच लिया। इससे काफी लोग हताहत हुए, काफी लोगों को यह गुस्सा आया कि गांधी ने यह क्या किया, ठीक है। उन्हीं में से एक अपने भगत सिंह भी थे, ठीक है। आगे देखिए 1922 में चोरा चोरी कांड की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस बंद कर दिया और किसानों का साथ नहीं दिया उस समय, क्योंकि उन्हीं किसानों ने, उन्हीं आंदोलन क्रांतिकारियों ने उस थाने में आग लगा दी थी। इसलिए गांधी, जो कि हिंसा के बिल्कुल विपरीत थे, इसलिए गांधी ने अपना जो आंदोलन था वो वापस बंद कर दिया था। भगत सिंह उससे बड़े निराश हुए, वह अहिंसात्मक आंदोलन से विश्वास अपना खो बैठे उस समय, ठीक है। 1925 के काकोरी कांड की घटना में राम प्रसाद बिस्मिल और 4 अन्य को फांसी दी गई, है ना। 16 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जो यहां पर आप देख रहे हो, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी जो भी अपने शहीद, उनमें बहुत बड़ा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल का। काफी बच्चे इनका नाम नहीं जानते, लेकिन ये कहीं ज्यादा भगत सिंह भी इनको अपना आदर्श मानते थे, ठीक है। बहुत बड़े एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इनका नाम आता है, इनको पकड़ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है इस काकोरी ट्रेन डकैती कांड में चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन वो उनके अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तो अंग्रेजों की पकड़ में आए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान। मैं फिर से नाम बोल रहा हूं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इनको फांसी दे दी गई, बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, ठीक है ना। और ये था 1925 का काकोरी कांड, जिसमें लाहौर से लखनऊ से सहारनपुर रेलगाड़ी जा रही थी। उस रेलगाड़ी में जो हथियार हैं, पैसे हैं, वो इन क्रांतिकारियों ने लूटे, जिसमें ये पकड़े गए थे। इनको 4 को फांसी की सजा दी गई और 16 को आजीवन कारावास की सजा मिली। यही वो काकोरी ट्रेन डकैती कांड था जिसमें देश में पहले मुस्लिम को फांसी की सजा दी गई थी। अपने देशभक्त होने के लिए उनको सजा मिली थी, वो थे अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। देश के लिए फांसी पलट का पहला मुस्लिम था अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। ये था काकोरी ट्रेन डकैती कांड इन 1925, ओके। इसके बाद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसको एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये पार्टी का नाम रखा भगत सिंह ने, ओके। आगे देखिए, भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 27 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार दिया। इस कार्रवाई में चंद्रशेखर आजाद ने उनकी सहायता की थी, ठीक है ना। एक तो ये, लेकिन इस चीज में वो पकड़ में नहीं आए थे। इस जो ये कांड हुआ था इसमें भगत सिंह दोषी नहीं थे, वो पकड़ में ही नहीं आए थे। वो पकड़ में कब आए थे? देखिए, भगत सिंह ने बटुकेश्वर के साथ मिलकर वर्तमान जो अभी जो नई दिल्ली हमारी यहाँ पर, अभी जो हमारी नई दिल्ली है यहाँ पर स्थित ब्रिटिश भारत सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद में, अभी जो असेंबली हॉल था, अब का जो है वहीं पर असेंबली हॉल था पहले, और वहां 8 अप्रैल
1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए वहां पर बम फेंके, और ये जो बम फेंके वहीं पर पर्चे फेंके अपने, ये खाली बेंचों पर बम फेंके गए थे, किसी को मारने के लिए नहीं, और वो वहां से भागे भी नहीं, अपने आप को गिरफ्तारी करवा दिया उन्होंने वहां पर खड़े खड़े। वो चाहते थे कि अंग्रेजी बहरी सरकार सुने, कम से कम इन बम धमाकों की आवाज तो सुने, है ना, जो अपने विचार वो रखना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने वो बम फेंके खाली बेंचों पर, और वो अपनी गिरफ्तारी दे दी उन्होंने, वो भागे नहीं वहां से, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनकी डिमांड है, जो वो चाहते हैं, वो अंग्रेज उनकी बातें सुने। ठीक है, चलो आगे देखिए। भगत सिंह तकरीबन 2 साल तक जेल में रहे। तकरीबन कितने साल तक? वो 2 साल तक जेल में रहे। इस दौरान वह अपने लेख लिखकर क्रांतिकारी विचार देते रहे, है ना, अंदर ही वो लेख लिखते। देखो 23 साल का लड़का है ना, और कितना साहसी, कितना पढ़ा लिखा, कितना शार्प माइंड वो लड़का है, कैसी कैसी वो बातें करता है, लेख भी लिखता है, लेनिन की वो जीवनी पढ़ता है। मैं तुम्हें और अभी एक बताऊं, पहले ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा। भगत सिंह और उनके परिवार एक आर्य समाज सिख परिवार था। आर्य समाज जो कि अपना एक धर्म होता है अपना आर्य समाजियों का, जो कि वो किसी मंदिर में विश्वास नहीं करते, मंदिर मस्जिद में कहीं नहीं जाते। आर्य समाज हिंदू शाखा का ही एक समाज है आर्य समाज। तो आर्य समाज था, कोई किसका परिवार? आर्य समाजी था परिवार, किनका? भगत सिंह का। ठीक है, ये भगत आर्य समाज सिख परिवार था भगत सिंह का। भगत सिंह ने जेल में रहकर अंग्रेजी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था कौन सा? मैं नास्तिक क्यों हूं। जेल में रहकर भगत सिंह ने बताया कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं क्यों भगवान को नहीं मानता। ये सारी चीजें भगत सिंह ने बताई हैं, अपना एक लेख लिखा है भगत सिंह ने। ठीक है ना। अब बात सुनिए, देखिए भगत सिंह के बारे में क्या क्या चीजें सुनने को आती हैं। जब भगत सिंह को फांसी, क्योंकि भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी कब की? 24 मार्च की, लेकिन फांसी उनको दी कब? 23 मार्च को। देखो फांसी सुबह दी जाती है, इनको फांसी 23 मार्च को, एक दिन पहले ही शाम को फांसी दे दी गई, तकरीबन 7:30 बजे के आसपास, 7:33 पे लगभग। ठीक है, इनको फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था, फांसी की सजा किसने सुनाई? जेसी हिल्टन। जेसी हिल्टन, जेसी हिल्टन ये न्यायाधीश था, इसने फांसी की सजा सुनाई थी भगत सिंह को। ओके, आगे आपके लोग लिखा नहीं मिलेगा, यहां पर नोट करना बच्चे इस पॉइंट को। ओके, चलो देखिए आगे। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बात बताऊं, देखिए जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जा रहे थे, तो उस समय उसके पास, भगत सिंह के पास वो आते हैं और बोलते हैं समय हो गया भगत सिंह चलिए। तो भगत सिंह उस समय लेनिन की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। लेनिन कौन है? रूसी क्रांतिकारी लेनिन। ठीक है, तो लेनिन की एक पुस्तक पढ़ रहे थे और बोले मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं इसके 2-4 पेज रहते हैं, मैं इनको कंप्लीट कर लूं। देखिए विचार कैसे हैं भगत सिंह के। जो बंदा फांसी के लिए जिस बंदे को लेके जा रहे हैं, वो बंदा बोलता है मुझे बस 2-4 मिनट दीजिए, मेरे 2-4 पेज रहते, मैं इनको कंप्लीट कर लूं। उस समय भी पढ़ने की जिज्ञासा देखिए, उस समय भी ये उनको एक आशा है कि कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो मैं कैसे न कैसे अपने विचारों को थोड़ा और भी शार्प करूं, है ना। तो देखिए पढ़ने के लिए उनका जुझारूपन देखिए, देश के लिए जुझारूपन देखिए, वो डरे नहीं बिल्कुल भी। हालांकि उनकी फांसी जब हुई तो ये बोला जाता है कि मदन मोहन मालवीय और जो गांधी जी हैं उन्होंने भी पत्र लिखे थे उस समय के वायसराय से कि उनको उनकी फांसी की सजा जो है माफ कर दीजिए, लेकिन वो सजा माफ नहीं हुई। ठीक है ना। लेकिन गांधी इरविन समझौता होता है इन 1931, गांधी इरविन पैक्ट इन 1931। उसमें देशवासियों को लगता है कि गांधी भगत सिंह को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गांधी अपने आप से पहले प्रयास वो कर चुके थे, जिससे अंग्रेजों ने बिल्कुल खारिज कर दिया, नहीं माना। ठीक है ना। आगे आप इसमें पढ़ोगे, ये सारी बातें मैं आपको दे दूं। देखिए भगत सिंह को 26 अगस्त 1930 को अदालत ने दंड संहिता 129/302 अधिनियम की धारा 4 और 6 F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया था, अपराधी मान लिया था उनको। ठीक है। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा निर्णय दिया गया जिसमें भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। ये फांसी की सजा कब सुनाई थी? ये 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा उनको सुनाई गई थी। इसके बाद तो बहुत सारे उन्होंने उनकी फांसी को
रुकवाने के लिए वहां पर याचिका दायर की थी। मदन मोहन मालवीय ने भी किया था, गांधी जी ने भी बोला था, लेकिन उस समय के जो वायसराय थे उन्होंने कोई किसी की बात नहीं सुनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो जो फांसी होती है ना, तो उस समय जो भी अपराधी होता है उसकी पूरा का पूरा उसका मेडिकल होता है, वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए उस समय। ऐसे ही भगत सिंह को जो फांसी हुई तो उनका मेडिकल हुआ, उनका वेट चेक किया गया, उनका वजन तोला गया, तो मिला के भगत सिंह का 4 से 5 किलो वजन बढ़ गया था। आप खुद सोचिए कौन ऐसा हो सकता है जिसको मौत की सजा सुनकर जो खुश हो जाए, है ना। ये लोग तो इधर से उनकी फांसी की सजा रुकवाने के लिए कुछ वायसराय से कुछ जो भी हथकंडे अपना रहे हैं वो सब कर रहे थे उस समय। सभी लोग, फांसी कोई नहीं चाहता था कि भगत सिंह को फांसी हो जाए, ओके। लेकिन भगत सिंह ये नहीं चाहता था कि मेरी फांसी रुकवाने के लिए कोई अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़े। भगत सिंह ने ये कभी नहीं चाहा, ठीक है ना, क्योंकि अगर भगत सिंह ऐसा चाहते तो वहां पर वो बम फेंक वो अपने आप ही भाग जाते, अपने आप ही बच जाते, वो भागे ही नहीं वहां से। ठीक है, देखिए आगे, इस सजा के साथ ही लाहौर में 144 धारा, लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। ये क्या होती है? ये वो होती है जब 4 लोग से अधिक कोई लोग इतने इकट्ठा नहीं हो सकते वहां पर, ये होती धारा 144। ठीक है, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिन्होंने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की थी। अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ करने के लिए उनसे गुजारिश की थी। देखो विशेष अधिकार कौन, जैसे कि अभी किसी को देश में फांसी होनी या किसी को बड़ी सजा हुई है तो किसके हम सामने जाते हैं, किसके सामने याचिका दायर करते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति। आज के तो राष्ट्रपति, लेकिन अंग्रेजों के समय में वही पावर थी किसकी? गवर्नर जनरल की। और फिर गवर्नर जनरल का जब पद हटा तो उसी पद को दूसरा नाम दिया वायसराय। ठीक है, तो वो जो पावर थी वो वायसराय के पास थी। ठीक है ना, तो वायसराय कौन थे? इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के सामने मदन मोहन मालवीय ने भी ये याचिका दायर की थी, उनको छोड़ दिया जाए। ओके, देखिए 17 फरवरी 1931 को वायसराय से महात्मा गांधी ने भी बात की थी कि भगत सिंह की फांसी रोक दी जाए, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई। देखो यहां पर बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि भगत सिंह को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने किया तो था, लेकिन महात्मा गांधी की वहां पर अंग्रेजों ने कोई बात नहीं सुनी थी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद 18 फरवरी 1931 को आम जनता ने भी याचिका दायर की थी। आम जनता ने भी अपील की थी उस समय के वायसराय से कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी लॉर्ड इरविन ने, है ना। भगत सिंह की मर्जी के खिलाफ ये सब याचिका दायर की जा रही थी, क्योंकि भगत सिंह तो चाहते ही नहीं थे कि कोई अंग्रेजों से उनके लिए माफी मांगे, उनकी सजा माफ कराए। भगत सिंह ने कभी नहीं चाहा। ठीक है, आगे देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सबको यह आशा थी कि गांधी इस समझौते में तो अंग्रेजों को मनवा ही लेंगे, भगत सिंह को बचा ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, है ना। और इसी चीज के लिए देश गांधी को उस समय के कुछ विचार, उस समय के कुछ नौजवान, आज भी बहुत सारे आदमी ये चाहते हैं, ये सोचते हैं, ये विचार है उनके मन में कि गांधी के कारण ही भगत सिंह को फांसी हुई। ठीक है, जैसा कि गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें गांधी ने इरविन के सामने वहां पर उस समय भगत सिंह के बारे में कुछ भी वहां पर पॉइंट, कोई भी बात नहीं उठाई। और यही बात उस समय के लोगों को, कुछ आज के जो विचारक हैं उनके मन को ये बात खटकती है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को शाम के 7:30 बजे 7:33 PM पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ये फांसी दे दी गई, देखिए ये फांसी सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम को फांसी दी गई है। और ये फांसी शाम को एक दिन पहले क्यों दी गई, जबकि फांसी 24 मार्च को दी जानी थी? एक दिन पहले क्यों दी गई, वो भी शाम के समय? क्योंकि अंग्रेजों को ये लगता था कि भगत सिंह को बचाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो सकता है, भीड़ उतारू हो सकती है, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी फांसी दे दी जाए पहले ही। ठीक है, आगे देखिए, भगत सिंह फांसी पर जाने से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बात की गई तो उन्होंने कहा कि लेनिन की जीवनी पूरी करने के लिए उनको समय दिया जाए। देखिए विचार देखिए, दिमाग देखिए, एक आदमी देखिए, साहस देखिए। देखिए
वो कोई बंदा फांसी पे लटकने वाला है और वो बंदा पुस्तक पढ़ रहा है। सोचिए कि सोच क्या है, विचार क्या है, कितना साहसी आदमी है। ठीक है, फांसी पर जाते समय यह तीनों मस्ती में गा रहे थे, क्या मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। ठीक है, मेरा रंग दे बसंती चोला। कितना सुपरहिट ये गाना हुआ था। ये भगत सिंह ने ये गाना गाया था। देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इसके ऊपर तो कई सारी पिक्चर बनी है। ठीक है, फांसी के बाद कहीं लोग भड़क ना जाएं और इस डर से अंग्रेजों ने इनके मृत शरीर के टुकड़े किए। देखिए, इतना बड़ा देश का क्रांतिकारी आदमी, इतना बड़ा क्रांतिकारी शहीद, और अंग्रेजों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। मतलब ऐसा तो कोई जानवर भी ना करे। ठीक है, इतने बड़े क्रांतिकारी के साथ अंग्रेजों ने कैसा किया। देखिए, यहां पर आप पढ़ सकते हो, अंग्रेजों ने उनके मृत शरीर के टुकड़े कर दिए, उनको फांसी दी। जब वो मर गए तो उनके शरीर के टुकड़े किए और उनको बोरियों में भरकर फिरोजपुर की तरफ वो चल पड़े, जहां पर घी की बजाय मिट्टी के तेल डालकर उनको जला दिया गया। लेकिन गांव वालों को आता देखकर वह उनसे डरकर भाग गए और उनकी जो लाश थी, जो अध जले टुकड़े थे, उनको सतलुज नदी में फेंका और वो भाग गए। देखिए, भगत सिंह एक 23 साल का नौजवान, एक इतना साहसी लड़का, और उसका जीवन देखिए कितने कठिनाइयों से भरा है। और अंत भी देखिए कैसे होता है। उनको मृत्यु के बाद भी उनका अंतिम संस्कार भी इतने अच्छे से नहीं हुआ। अंतिम संस्कार भी कैसे हुआ है, देखिए आप। ये हैं असली देशभक्त। ये हैं। आजकल कोई भी झंडा उठाकर खड़ा हो जाता है, अपना उल्लू सीधा करते हैं। आजकल की जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस होगी, चाहे वो बीजेपी होगी, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, मैं इसे सबको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 98 या 99% भ्रष्टाचारी हैं, बिल्कुल देश के गद्दार हैं। इनको देश के गद्दार कहना कोई बुरी बात नहीं होगी। ठीक है, ये बेच देते हैं सब कुछ। ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ है। कितने कितने नौजवानों ने यहाँ पर अपनी जीवन की कुर्बानी दी है। पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया, तब ये देश जाकर आजाद हुआ है। ठीक है, अकेले गांधी जी से भी आजाद नहीं हुआ, अकेले क्रांतिकारियों से भी नहीं हुआ। सबका मिला जुला सहयोग है हमारे देश को आजाद कराने में। ठीक है, और भगत सिंह जैसे जो नौजवान है क्रांतिकारी, उनका तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अंग्रेजों ने मिट्टी का तेल डालकर उनको जला दिया और गांव वालों को आता हुआ देखकर उनकी जो अध जली जो लाश थी, उनके टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और अंग्रेज लोग वहां से भाग खड़े हुए। गांव वालों ने देखा कि ये तो भगत सिंह की लाश है। गांव वालों ने नजदीक आकर देखा कि ये तो भगत सिंह की लाश है भाई। ठीक है, और उनके टुकड़ों को, उनकी लाश के टुकड़ों को वहां पर इकट्ठा किया, उनका अंतिम संस्कार किया और भगत सिंह वहां पर हमेशा के लिए अमर हो गए। हमेशा के लिए भगत सिंह अमर हो गए। हमारे दिलों में बसते हैं भगत सिंह, है ना। और देखिए, आजकल के कुछ नेता ऐसे हैं, अगर पंजाब में चुनाव हो तो भगत सिंह की फोटो लगा लेते हैं, अगर गुजरात में चुनाव हो तो किसी और की। देखिए, ये ऐसे नेता ये किसी के नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो किसी और का फोटो होता है ना। अगर दलितों को लुभाना है तो भीमराव अंबेडकर का फोटो होता है। तो ये कुछ भी नहीं है। आप विचार देखिए, आदमी के विचार देखिए, उनकी अभिव्यक्ति देखिए, उनका ये देखिए कि आदमी कैसा है, तब जाके अपना आप विचार विमर्श कर सकते हैं। तब जाके वोट डालिए किसी भी आदमी को चूज करके, जिससे हमारे देश का मान सम्मान गौरव बढ़ता है। हमें अब देखना अपने राष्ट्र को, अपने देश को, हमारे देश का नाम किससे ऊपर हो रहा है, हमें वहां पर वोट डालना चाहिए। आजकल के नेता जो है ना, ये देश को बर्बाद करने में तुले हैं। हमारे देश में कुछ होते हैं लेकिन बाहर जाकर अपने ही देश की बुराई करते हैं, है ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप ये खुद विचार विमर्श कर सकते हैं। देखो, अपने देश के अंदर सब में मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन घर की बात घर में रहनी चाहिए। बाहर जाकर देश की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, चाहे इसमें कोई भी हो गया। ठीक है, भगत सिंह के जैसा तो खैर छोड़ ही दिए, उनका तो अंश मात्र भी आज के समय में नहीं है, कोई भी नहीं है। देखो बेटा, इसके बाद अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी भगत सिंह की मौत का जिम्मेदार समझा जाने लगा। ऐसे ही कुछ लोग आज के समय में गांधी पर उंगलियां नहीं उठा रहे, उस समय भी कुछ लोग गांधी पर उंगलियां उठा रहे थे। देखिए, जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे तो लोगों ने बेटा उनको काले झंडे दिखाए थे।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब गांधी जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया था और उन वहीं पर कुछ जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ था। कुछ लोगों ने गांधी पर हमला भी किया था। देखिए, नहीं तो आप ये देखिए, इतना बड़ा जो एक नेता है, इतना बड़ा जो एक आंदोलनकारी नेता है, स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी, जो कि हिंसा बहुत दूर की बात है जिसके लिए, उस पर भी हमला किया जा रहा है। तो इसका मतलब लोगों में उनके खिलाफ भी बड़ा गुस्सा था और यही चीज है, वो चिंगारी कुछ लोगों में आज भी है। लेकिन गांधी जी ने बचाने के लिए, भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ किया था, ये जरूर किया था बेटा, लेकिन एक सही मौका होता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं किया था, वो बात मान ली, लेकिन एक सही समय आया तब नहीं किया, है ना। सभी मौके पर अगर चौका मारा जाए तो वही असली बात होती है, ये कुछ लोग बोलते हैं। आज के जो कुछ इतिहासकार भी कुछ ऐसा बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा काफी प्रसिद्ध था। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा बहुत ज्यादा प्रभावित था। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे वो, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। चाहते थे कि आदमी जो कर्म करता है उसका फायदा उसको मिले, ऐसा नहीं कि पूंजीपतियों के साथ में सब कुछ रहे। जो भी लेबर होता है, जो किसान होता है, जो भी क्रांतिकारी है, जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको उसी समय मिलना चाहिए, उसको देना चाहिए, ठीक है ना। ये मार्क्स के विचार हैं और मार्क्स के विचारों से वो बड़े प्रभावित थे। ओके, क्रांति की जय हो, इस नारे ने देशवासियों में जोश भर दिया था। कौन से नारे ने? इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी काफी प्रसिद्ध है। इसका मतलब होता है क्रांति की जय हो, इस नारे ने देशवासियों में जोश भर दिया था। ओके, भगत सिंह ने अपने आखिरी पत्र में लिखा था, क्या लिखा? मुझे युद्ध करते समय गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे लिए कोई फांसी नहीं हो सकती, मुझे तोप के मुंह में डालकर उड़ा दीजिए। यहां टोप की जगह पर यहां पर तोप कर ले बेटा, मुझे तोप के मुंह में डालकर उड़ा दीजिए। ठीक है, मैं देखो यहां लिखता हूं, मुझे तोप के मुंह में डालकर उड़ा दीजिए, कैनन यानी। ठीक है, ये अपने आखिरी पत्र में उन्होंने लिखा, मुझे युद्ध करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर युद्ध करने का मतलब है कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर रहा था, अपना कर्म कर रहा था उस समय जब मेरी गिरफ्तारी हुई। मेरे लिए कोई फांसी नहीं हो सकती, फांसी से मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे आप लोग तोप के अंदर मेरा मुंह डाल दीजिए और मुझे उड़ा दीजिए। ठीक है, ये उनके आखिरी पत्र में अपने बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, भगत सिंह के विचार यहां पर आप देखिए, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ये भगत सिंह के विचार हैं। आप देख सकते हो, वो बम और पिस्तौल से भी काफी हद तक ये नहीं है कि देश को आजादी सिर्फ बम और पिस्तौल से मिले। उनका दिमाग देखिए, उनका आईक्यू लेवल देखिए आप यहां पर, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आदमी के विचार, आदमी की तर्क शक्ति, यही सब कुछ होती है। ये भगत सिंह ने हमें बता दिया है। और देखिए वो क्या लिखते हैं, मैं महत्वाकांक्षा और आशा और आकर्षण से भरा हुआ हूं। देखो, है तो वो भी आदमी बोलते, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी महत्वाकांक्षा है, आशा है, आकर्षण है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जरूरत के समय इन सब का त्याग कर सकता हूं। ये भगत सिंह की लाइनें हैं, ये उनके विचार हैं। ठीक है, तो भगत सिंह के जितना बड़ा क्रांतिकारी नहीं कह सकते हम किसी भी चीज के लिए, किसी को भी नहीं कह सकते। देखो, बहुत सारे क्रांतिकारी आए, सबने हमारे देश के लिए किया, लेकिन अपनी अपनी जगह पर सबका नाम बहुत बड़ा है। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान बहुत बड़े क्रांतिकारी, लेकिन इन सब में आप भगत सिंह को थोड़ा सा रखते हैं तो थोड़ा सा अलग ही पाते हैं कि भगत सिंह 23 साल का नौजवान सब कुछ छोड़ छाड़ के देश के लिए कैसे मर मिटा। देखिए, हद की बात होती है जिस आदमी को पता है तेरी मृत्यु होने वाली है और उस आदमी को बिल्कुल भी जरा भी चिंता नहीं, उसका वजन बढ़ गया ऑलरेडी भाई, 5 किलो वजन बढ़ गया उसका। ठीक है, वो चाहते ही नहीं थे कि मुझे ऐसे ऐसे मैं बम फेंकूं और भाग जाऊं, वो चाहते थे कि मैं डट के सामना करूं, अंग्रेज मेरी बात सुने। ठीक है, तो ये था शहीद भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा आज हमारे विचार विमर्श। तो बेटा क्लासेज को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही जो हमारे जो भी बड़े शहीद हैं उनके बारे में मैं हमेशा खुलकर विचार रखूंगा अपने। ठीक है,
लाइक और शेयर कीजिए बेटा, जरूर कीजिए क्लासेस को। अगली जो क्लास होगी मेरी वो करंट अफेयर की होगी, जो 2 दिन से करंट अफेयर की क्लास नहीं आई है, दोनों दिन का करंट अफेयर मैं उसमें बिल्कुल पूरा फुल कर दूंगा उसको। तो क्लासेस आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।